नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बार बार आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक या अभी इसी मंथ के जो भी तारीख निश्चित होगी उस तारीख पर आपकी पीए एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। कक्षा 10वीं के पीए एग्ज़ाम के मार्क्स जो है सभी कक्षाओं के जुड़ते हैं और ये PA1 के मार्क्स जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारे ग्रेड को इम्प्रूव करते हैं। तो हमें अच्छे से अच्छा इस एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस रखना है, अच्छे से हमें लिखना है और अच्छे से लिखने के लिए वह आवश्यक है कि हम प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्न का अभ्यास पहले से ही और पूर्ण करें। तो यदि प्रश्न पत्र की शुरुआत में देखा जाए तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है वह है अपठित अवबोधन या अपठित गद्यांश। तो यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश जैसा सभी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह इसमें भी रहेगा। गद्यांश को हम 2, 3, 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो, और उसके पश्चात उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो प्रश्न एक पदेन है, कोशिश यह करनी है कि उसका उत्तर एक शब्द में ही दे। जो पूर्ण वाक्यन है, यदि उत्तर एक शब्द में आ रहा है फिर भी उसके लिए हमें लगभग पूर्ण वाक्य का उपयोग करना है। भाषिक कार्य, MCQ क्वेश्चन होते हैं, विकल्प होते हैं, इसमें से सही विकल्प चुनने का प्रयत्न कीजिए। विकल्प वाले प्रश्नों में गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का ही उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं हमारा आज का गद्यांश क्या है। लिखा हुआ है, भारत देशः अस्माकं प्रिय देशः। भारत देश अस्माकं हमारा प्रियः देशः प्रिय देश है। एषः देशः यह देश देशानां शिरोमणि खलु। यह देश देशानाम दूसरे देशों का शिरोमणि शब्द जो है एक बहुत अच्छा विशेषण है। शिर यानी होता है मस्तक और मस्तक का मणि मतलब जैसे मुकुट में मणि लगा होता है, मस्तक के ऊपर शोभायमान मुकुट होता है और मुकुट को और सुंदर बनाने के लिए उसमें मणि का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह शीश का मणि मतलब सबसे सुंदर वस्तु। तो यह देश, हमारा देश जो है वो सभी देशों का शिरोमणि है। खलु मतलब हो गया निश्चित ही, यह अव्यय शब्द है। निश्चित ही हमारा देश बाकी सभी देशों के लिए एक शिरोमणि है, मणि की तरह है। अस्य प्राकृतिक सौंदर्य, अब इसे मणि की उपमा या उपाधि क्यों दी गई है, कारण आगे दिया गया है। अस्य प्राकृतिकम सौंदर्यम, इसका प्राकृतिक सौंदर्य। बलवत मनः मोहयति, इसका प्राकृतिक सौंदर्य बलवत मतलब न चाहते हुए भी बलपूर्वक, मनः मोहयति हमारे मन को मोहता है। हम चाहे ना चाहे लेकिन हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह हमारे मन को आकर्षित करता है, मोह लेता है। प्राकृतिक सौंदर्य में क्या है ऐसा जो मन को मोह लेता है? कुछ का वर्णन किया गया है क्योंकि इतने बड़े भारत देश के हर प्राकृतिक सुंदरता को यहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो किसी एक उद्देश्य को ही यहाँ पर पॉइंट किया गया है, दर्शाया गया है। वह है अस्य उत्तरस्याम पर्वतराज हिमालय विराजते। क्या है इसकी प्राकृतिक सौंदर्य में सबसे प्रमुख विशेषता? अस्य उत्तर दिशायाम, इसकी उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय विराजते, पर्वतों का राजा हिमालय है, विराजमान है। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय विराजमान है। एषः पर्वतः, यह पर्वत भारतस्य प्रहरी खलु, यह पर्वत निश्चित ही भारत का प्रहरी है। पहरा देने वाला उसे प्रहरी कहा जाता है। हिमालय वहाँ घूम नहीं रहा है, हिमालय पर्वत तो स्थिर है, किंतु प्रहरी की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि वह दूसरी शक्तियों को हमारे देश पर सीधे आक्रमण करने से रोकता है। इसकी ऊंचाई जो है वह शत्रुओं को आसानी से हम पर आक्रमण करने के लिए रोकती है, बाध्य करती है। इसलिए यहाँ हिमालय को
प्रहरी की उपाधि दी गई है। भारतस्य दक्षिण दिशायाम और भारत के दक्षिण दिशा में महासागरः अस्य चरणों प्रक्षालयति। भारत के दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ महासागर है। अस्य चरणों प्रक्षालयति, इसके पैर धो रहा है। जैसे कोई भारत जो है वह नक्शे में आप देखोगे मैप में तो ऐसा लगता है कि कोई पुरुष या कोई विख्यात या महान आत्मा जो है वह खड़ी है और समुद्र जो है वह उसके चरणों को निरंतर धो रहा है, क्योंकि यह बहुत ही विशेष है, इसलिए यह महासागर इसके चरणों को प्रक्षालन करता है। प्रक्षालन करना यानी धोना। अस्य अंके, और इसकी गोद में, अंक यानी होता है गोद। अस्य अंके, इसकी गोद में अनेकाः नद्याः क्रीडन्ति, और इसकी गोदी में अनेक नदियाँ खेलती है। भारत देश में कई नदियाँ हैं और वह अपने जल से संपूर्ण धरा को शस्य श्यामल कर रही है, यहाँ वहाँ बह रही है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने इसे एक अच्छा सा शब्द इसके लिए प्रयोग किया है कि नदियाँ इसकी गोद में खेलती है। क्रीडन्ति यानी खेलती है। एतेषां नदीनां तटेषु, इन नदियों के तट पर, किनारे पर महांति नगराणि विराजन्ते, इन नदियों के तट पर बड़े बड़े और महान नगर विराजमान है। एतासां नदीनां जलम, और इन नदियों का जल क्षेत्राणां सिंचनाय विद्युतः उत्पादनाय, इन नदियों के पानी से खेतों का सिंचन होता है, खेतों में सिंचाई होती है। विद्युतः उत्पादनाय, बिजली उत्पन्न की जाती है। च प्रयुज्यते, इन नदियों के पानी का प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। भारतस्य हरितीनां वनानि अस्य शोभां निरंतरं वर्धन्ति, भारत के हरे हरे वन इसकी शोभा को निरंतर यानी लगातार, वर्धयन्ति यानी बढ़ाते हैं। और भारत के जो वन प्रदेश है वह भारत की शोभा को निरंतर बढ़ाते हैं। शोभा यानी सुंदरता। पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत। यहाँ मैंने 2-3 बार इसलिए गद्यांश को नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझा दिया। जब आप किसी भी गद्यांश को खुद हल करोगे उस समय आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं होगा, समझाने के लिए। उस समय आपको गद्यांश को यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार, और दूसरी बार में भी यदि कुछ शब्द समझ में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़ना आवश्यक है। एक पदेन उत्तरत कः देशः अस्माकं प्रियो देशः वर्तते, हमारा प्रिय देश कौन सा है? उत्तर होगा भारत देश। पहली लाइन का सबसे पहला शब्द भारत देश। दूसरा प्रश्न उसी के नीचे है, हिमालयः खलु कस्य प्रहरी अस्ति, हिमालयः, हिमालय, खलु यानी निश्चित ही, कस्य प्रहरी अस्ति, इसका उत्तर दूसरी लाइन में दिया हुआ है। हिमालयः खलु कस्य प्रहरी अस्ति, कस्य शब्द के लिए आएगा भारतस्य, किसका प्रहरी है ये? भारतस्य, भारत का। एषः देशः देशानां खलु कः, और इस देश को देशों का क्या कहा जाता है? यह प्रश्न का उत्तर भी पहली ही लाइन में, पहली ही लाइन के दूसरे अंश में देखिए, एषः देशः देशानां शिरोमणि खलु। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे देशानां खलु कः, तो खलु कः के बदले हम लिखेंगे शिरोमणि। पर्वतराज हिमालयः भारतस्य कस्मिन् भागे विराजते, पर्वतराज हिमालय, हिमालय के लिए पूछा है कि कस्मिन् भागे विराजते, कौन से भाग में विराजमान है? इसका उत्तर भी पहली लाइन के अंत में लिखा है, उत्तर दिशायाम। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक जगह बतानी है कि कहाँ पर है पर्वतराज हिमालय, किस भाग में है। भाग कौन सा हो गया वो भारत का? उत्तर दिशा, तो हम लिखेंगे उत्तर दिशायाम। एक पदेन उत्तरत यहाँ पूर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, पूर्ण वाक्य उत्तरत। नदीनां जलम किमर्थम प्रयुज्यते, नदियों का पानी किस लिए प्रयोग किया जाता है?
उत्तर होगा तीसरी लाइन में नदी नाम जलम। वहाँ पहला एक शब्द लिखा हुआ है एतासाम। एतासाम शब्द हम उत्तर में नहीं जोड़ेंगे। नदी नाम जलम क्षेत्राणाम सिंचनाय विद्युतः उत्पादनाय च प्रयुज्यते। नदियों का पानी खेतों को सींचने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है कह यानी कौन, कुत्र यानी कहाँ, च भारतस्य चरणों प्रक्षालयति। कौन और कहाँ भारत के पैर धो रहा है। इसका उत्तर आपको दूसरी लाइन में मिलेगा। भारतस्य दक्षिण दिशायां महासागरः। भारत के दक्षिण दिशा में महासागर। कौन है यह? महासागर है। कुत्र है? कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। भारतस्य दक्षिण दिशायां महासागरः अस्य चरणों प्रक्षालयति। इसके पैर धो रहा है। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखतः। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखो। भारत देश की विशेषता है, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं अस्माकं प्रिय देश भारत। भारत देश, प्रिय भारत, अस्माकं देशः। भारत देश का नाम आए या हमारे देश के बारे में हो, ऐसा कोई भी 2-3 शब्दों में आप शीर्षक लिख सकते हो। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है भाषिक कार्य। प्रयोगम भवति। यह एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए 2 शब्द है प्रयोगम भवति। इत्यस्य पदस्य अर्थे, मतलब इस अर्थ में प्रयोग होने वाला, इस अर्थ के लिए। इत्यस्याम पदस्य अर्थे, इस पद के अर्थ में। अनुच्छेदे कः शब्दः प्रयुज्यते। अनुच्छेद में कौन सा शब्द आया हुआ है? पहला आंसर है प्रयुज्यते, दूसरा है विराजते, तीसरा है प्रक्षालयति और चौथा है वर्धयति। और इसका सही उत्तर है प्रयुज्यते के लिए प्रयोगम भवति के लिए प्रयुज्यते। पहला क उत्तर इसका सही है। पर्वतराजः, यहाँ पर पर्वतराज एक ही शब्द है और उसका पूछा गया है इति विशेषणस्य विशेष्य। पर्वतराज जो है वो विशेषण है, विशेषता है, मगर किसकी विशेषता है? तो हमें पर्वतराज इस गद्यांश में ढूंढना होगा। और पर्वतराज शब्द हमारे गद्यांश में दूसरी लाइन में पहला शब्द लिखा हुआ है पर्वतराज, और विशेषण है मतलब विशेष्य उसके पीछे मिलेगा। तो पर्वतराज के पीछे लिखा हुआ है हिमालय, मतलब इसका विशेषण क्या हो गया? हिमालय। तो तीसरा उत्तर इसके लिए सही है। विराजन्ते इति क्रियाया गद्यांशे कर्तुपदम किम। विराजन्ते यानी विराजमान है, मगर कौन विराजमान है? कर्ता पूछा गया है यहाँ पर। अब विराजन्ते शब्द हम गद्यांश में देखेंगे। विराजन्ते शब्द हमारा तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। एतेषां नदीनां तटेषु महानगराणि महन्तानि नगराणि विराजन्ते। महानगर विराजमान है, मगर कौन विराजमान कौन है? महन्तानि यानी बड़े बड़े, नगराणि यानी नगर, वनानि यानी वन, गृहाणि यानी घर। आखिरी के 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, वन और ग्रह के लिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से आप लोग जो है वो कंफ्यूज्ड हो सकते हो। विराजमान कौन है? विराजमान है नगर, और महंती जो है वह नगरों की विशेषता है। तो यहाँ हमें नगर शब्द लिखना है, न कि विशेषता, क्योंकि हमारा विशेषण जो है वह कर्ता जो है वह कौन है? नगर है, विशेषण नहीं है। तो यहाँ उत्तर जो होगा वह होगा नगराणि। अनुच्छेदे लघुनि, लघु यानी होता है छोटा सा, ठीक है। इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः आगतः। अनुच्छेद में छोटा, इसके लिए कौन सा विपरीत शब्द आया है? विपरीत यानी उल्टा। छोटे का उल्टा क्या होगा? बड़ा होगा। तो लघु के लिए उल्टा होगा महांती, क्योंकि 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वन यानी होता है जंगल, नगराणी यानी नगर, और हरितानी यानी हरे। महांती शब्द जो है वो महान या बड़े के लिए होता है, और हमें उत्तर चाहिए छोटे का उल्टा। तो छोटे का उल्टा क्या होगा? बड़ा, मतलब लघुनी के लिए उत्तर हो जाएगा महांती।
इस तरह से आप अपठित के प्रश्नों के उत्तर जो है वो थोड़ा शांति से सोच करके और उसे आराम से पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो। परीक्षा के लिए आपको एक पदेन उत्तर भी विकल्पात्मक रहेंगे। विकल्प मतलब होता है एमसीक्यू, और भाषिक कार्य का उत्तर भी आपको विकल्प ही रहेगा, मतलब ये भी एमसीक्यू रहेगा। गद्यांश का शीर्षक यदि आता है तो उसके लिए शायद विकल्प हो सकता है या नहीं, क्योंकि यह प्रश्न जो है वह बोर्ड परीक्षा में विकल्प नहीं होता, इसलिए इसके लिए विकल्प शायद ना हो। लेकिन पूर्ण वाक्य भी आपको ढूंढकर ही लिखना है, पूर्ण वाक्य के लिए भी विकल्प नहीं होता। अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 4 ये दो प्रश्न जो है एक पदेन उत्तरत और भाषिक कार्य यह विकल्प होंगे, एमसीक्यू होंगे, और दो प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से समझ के और ढूंढ के लिखने होंगे। एक और चौथे प्रश्न के लिए भी आपको गद्यांश पढ़ना आवश्यक है। बिना पढ़े आप अच्छी तरह से या सही उत्तर नहीं दे सकते। तो ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। गद्यांश पढ़कर अपनी टेक्स्ट बुक में जो गद्यांश दिए हुए हैं व्याकरण की उसका अभ्यास कीजिए, तो आपको परीक्षा में यह कठिनाई नहीं जाएगी। और यदि आपको कुछ पढ़ते समय कोई तकलीफ़ हो रही है या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में उस एक शब्द के अर्थ के लिए आप डाउट में पूछ सकते हो। वहाँ आपकी परेशानी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में दूर की जाएंगी। ओके, बाय।